नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने मगर बहुत महत्वपूर्ण फैसले से। बिकाजी नारायण धाकराज बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 का मामला। जी हाँ, और ये मामला दिखाता है कि जब आज़ादी से पहले बने कानून आज़ादी के बाद मिले मौलिक अधिकारों से टकराते हैं तो क्या होता है। बिल्कुल, और हमारे पास आधार है सुप्रीम कोर्ट का वही 1955 का तफसील से दिया गया फैसला। सही। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान लागू होने से पहले के कानून अगर मौलिक अधिकारों के खिलाफ हों तो उनका भविष्य क्या होता है। और यहीं पर आता है ग्रहण का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ग्रहण का सिद्धांत, ये सुनने में ही काफी रोचक लग रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हमारा संविधान एक तरह से जीवित है, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से कानूनों को देखता है। तो चलिए इस मामले की तह में चलते हैं। ये टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ, क्या थी पृष्ठभूमि? देखिए, कहानी शुरू होती है 1947 से। तब मध्य प्रदेश, जो समय सीपी और बरार कहलाता था, उसने मोटर वाहन अधिनियम में एक संशोधन किया। अच्छा। इस संशोधन ने राज्य सरकार को काफी शक्तियां दी, खासकर बस परिवहन के मामले में। मतलब कि ये सरकार बस सेवाओं को अपने हाथ में ले सकती थी? हाँ बिल्कुल, वो निजी ऑपरेटर्स के परमिट रद्द कर सकती थी और उस बिजनेस पर अपना एकाधिकार, मतलब मोनोपोली, बना सकती थी। ठीक है, ये तो 1947 की बात हुई, लेकिन फिर 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया। सही, और संविधान ने अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत नागरिकों को कोई भी पेशा या व्यापार करने का मौलिक अधिकार दिया। और साथ ही अनुच्छेद 31 भी था, संपत्ति का अधिकार। जी, तो यहीं पर असली मुद्दा खड़ा हुआ। वो कैसे? जो निजी बस ऑपरेटर्स थे, जिनके परमिट रद्द हो रहे थे या होने वाले थे, वो कोर्ट चले गए। अच्छा। उनका तर्क था कि ये जो 1947 का राज्य का कानून है, वो अब संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 31 के खिलाफ है, यानी उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। हाँ, और उन्होंने अनुच्छेद 13(1) का हवाला दिया। अनुच्छेद 13(1) वो क्या कहता है? वो कहता है कि संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत में जितने भी कानून लागू थे, अगर वो संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, मेल नहीं खाते, तो वो उस असंगति की सीमा तक शून्य, मतलब वॉइड हो जाएंगे। यानी ऑपरेटर्स कह रहे थे कि 1947 का कानून अब खत्म हो गया क्योंकि वो मौलिक अधिकारों से टकरा रहा था। बिल्कुल, यही दलील थी उनकी कि ये कानून अब लागू नहीं हो सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बीच में संविधान संशोधन भी तो आए। हाँ, और यहीं से मामला और पेचीदा और दिलचस्प हो गया। 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए। कौन कौन से? पहला था संविधान का पहला संशोधन, जो 1951 में आया। इसने अनुच्छेद 19(6) को बदला, और इस बदलाव से राज्य को यह अधिकार साफ तौर पर मिल गया कि वो किसी व्यापार या सेवा पर अपना पूरा या आंशिक एकाधिकार बना सकता है। अच्छा, मतलब जो काम राज्य सरकार 1947 के कानून से कर रही थी, उसे संवैधानिक मान्यता मिल गई। एक तरह से हाँ, लेकिन इसमें एक पेंच था। ये संशोधन पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था। पूर्वव्यापी नहीं था मतलब ये कि ये संशोधन लागू होने की तारीख यानी 18 जून 1951 से ही प्रभावी था। ये पीछे जाकर 1950 से 1947 के कानून को वैध नहीं बना सकता था। समझ गई। और दूसरा संशोधन? वो था चौथा संशोधन 1955 का, और ये याचिकाएं दायर होने से बस कुछ ही दिन पहले लागू हुआ था। अच्छा, इसने क्या बदला? इसने अनुच्छेद 31(2) को बदला। इसमें यह साफ कर दिया गया कि अगर कोई कानून किसी को उसकी संपत्ति से सिर्फ वंचित करता है, मतलब सरकार ना तो मालिकाना हक ले रही है न कब्जा, तो उसे अनिवार्य अधिग्रहण नहीं माना जाएगा। और इसका बड़ा असर यह हुआ कि ऐसे मामलों में मुआवजे की रकम पर्याप्त है या नहीं, इस सवाल पर अदालत में बहस नहीं हो सकती थी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था, और ये भी पूर्वव्यापी नहीं था। नहीं, ये भी पूर्वव्यापी नहीं था। तो अब हमारे पास एक पुराना कानून है, नए मौलिक अधिकार हैं, और फिर उन अधिकारों को बदलने वाले संशोधन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाया? अब आता है वो ग्रहण का सिद्धांत। बिल्कुल, यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने ग्रहण के सिद्धांत को समझाया और लागू किया। कोर्ट ने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 13(1) का मतलब ये नहीं है कि संविधान से पहले के कानून अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराते हैं तो वो पूरी तरह से मर जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है उनका? वो उस टकराव की सीमा तक और सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में
अप्रभावहीन हो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं। सुप्त, जिसे सो जाते हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। उन पर मौलिक अधिकारों का ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है ना। हाँ। वैसे ही कानून मौजूद तो रहता है, पर मौलिक अधिकार उसे ढक लेते हैं, नागरिकों के लिए उसे बेअसर कर देते हैं। अच्छा, तो कानून पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस छिप जाता है या ढक जाता है। सही, वो गैर नागरिकों पर लागू रह सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो नागरिकों को मिले हैं, या फिर संविधान लागू होने से पहले के मामलों पर भी लागू रह सकता है। और सबसे अहम बात ये कि अगर बाद में संविधान में ही संशोधन करके उस मौलिक अधिकार को बदल दिया जाए या हटा दिया जाए जिसने कानून पर ग्रहण लगाया था, तो वो ग्रहण हट जाता है और वो पुराना कानून जो सोया हुआ था वो फिर से जाग जाता है, सक्रिय हो जाता है, बिना उसे दोबारा पास किए। हाँ, बिना दोबारा पास किए। ग्रहण हटा, कानून वापस आ गया। वाह, ये तो सच में कमाल का सिद्धांत है। मतलब कानून बस मौके का इंतजार कर रहा था। एक तरह से कह सकते हैं। तो अब इस केस में देखें तो हाँ, इस केस में कैसे लागू हुआ ये? 1947 का जो मध्य प्रदेश का कानून था, वो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब अनुच्छेद 19(1)(g से टकराया। तो उस पर ग्रहण लग गया। हाँ, नागरिकों के संबंध में उस पर अनुच्छेद 19(1)(g का ग्रहण लग गया। वो उनके खिलाफ लागू नहीं हो सकता था। कब तक? 18 जून 1951 तक, जब पहला संशोधन लागू हुआ। और पहले संशोधन ने अनुच्छेद 19(6) को बदलकर राज्य के एकाधिकार को जायज ठहरा दिया। बिल्कुल। तो जैसे ही अनुच्छेद 19(6) बदला, अनुच्छेद 19(1)(g की वो बाधा, वो ग्रहण हट गया और 1947 का कानून फिर से पूरी तरह लागू हो गया। हाँ, वो फिर से नागरिकों पर भी लागू हो गया, ग्रहण हट गया था। अच्छा, ये तो हुई अनुच्छेद 19 की बात। लेकिन अनुच्छेद 31 का क्या हुआ? उस पर तो चौथा संशोधन बाद में आया। यहाँ पर समय यानी टाइमिंग बहुत जरूरी थी। कैसे? याचिकाएं दायर की गई मई 1955 में। और चौथा संशोधन कब लागू हुआ था? आपने बताया, अप्रैल 1955 में। याचिका दायर होने से ठीक पहले। सही। तो जिस वक्त याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उस वक्त अनुच्छेद 31 बदल चुका था। और उस बदले हुए अनुच्छेद के लिहाज से 1947 का कानून अब वैध था, उसमें कोई असंगति नहीं बची थी। तो याचिकाकर्ता उसे चुनौती ही नहीं दे सकते थे। हाँ, क्योंकि जब उन्होंने चुनौती दी, तब तक कानून संवैधानिक बन चुका था, कम से कम अनुच्छेद 21 के नजरिए से। तो फिर आखिरकार कोर्ट का फैसला क्या रहा? कोर्ट ने माना कि पहले संशोधन के बाद कानून अनुच्छेद 19(1)(g के लिहाज से वैध हो गया था और याचिकाएं दायर होने से पहले चौथे संशोधन के कारण अनुच्छेद 21 की चुनौती भी नहीं दिखती थी। इसलिए याचिकाएं खारिज कर दी गई। जी हाँ, याचिकाएं खारिज हो गईं और 1947 का कानून वैध माना गया। तो इस पूरी गहरी चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य बात क्या निकल कर आती है? सार क्या है? सबसे बड़ा सार तो यही ग्रहण का सिद्धांत है। यह हमें सिखाता है कि संविधान पूर्व कानून मौलिक अधिकारों से टकराने पर हमेशा के लिए मृत नहीं हो जाते, वो बस सुप्त हो सकते हैं, उन पर ग्रहण लग सकता है। और अगर संवैधानिक बाधा हट जाए तो वो फिर से जीवित हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे संविधान की, आप कह सकती हैं, एक लचीलापन दिखाता है, उसकी अनुकूलन क्षमता दिखाता है। मजबूर करता है कि जब संविधान खुद इस तरह विकसित हो सकता है, बदल सकता है और पुराने सोए हुए कानूनों को फिर से जगा सकता है, तो इसका कानूनी निश्चितता यानी लीगल सर्टेनिटी पर क्या असर पड़ता है? क्या कानून हमेशा उतने निश्चित रह पाते हैं जितना हम सोचते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।